हेलो स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी लाइन टू लाइन कर रहे थे। चलिए आज चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मानचित्र। मानचित्र क्या होता है, एक बार बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ 3D प्रकार की है, कुछ इस प्रकार की है। इसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई 3 आयाम होते हैं। 3 आयामों के कारण 3D यानी 3 डायमेंशनल इस प्रकार की है। जब किसी 3D चीज को 2D में कन्वर्ट करके दिखाया जाता है तो उसे मैप कह सकते हैं, मानचित्र। मानचित्र क्या करता है, ये जो 3D है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसको 2D में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई इसमें बदल देता है। इस प्रकार पृथ्वी के 3D रूप को 2D में बदलने की प्रोसेस और उसके बाद पृथ्वी पर स्थित अलग अलग स्थानों की जानकारी को दर्शाने वाला जो सिस्टम है वो मानचित्र कहलाता है। बाकी सारे इम्पोर्टेंट तथ्य लेसन में देख लेते हैं। बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं एग्जाम की दृष्टि से, आइए देखते हैं। मानचित्र। आपने पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ा है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, अपने राज्य, जिलों, शहरों, गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे चित्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्रों में एक बड़े किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया गया है। भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक ये 3 घटक है मानचित्र के। दूरी क्या होती है? मानचित्र आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक बने रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले
भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए, एक बड़े पैमाने का मानचित्र है जिसमें काफी सारी चीजें हैं। पोस्ट ऑफिस है, पेड़ है, खेल का मैदान, विद्यालय, कुआं, दुकानें, विकास का घर, शीला करीमा, ये मतलब एक बताया गया है पैमाने के आधार पर। दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान लगा होता है जिसके ऊपर अक्षर U डॉट लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाएं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति पता लगाने में मदद मिलती है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता चलता है। विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकान से विद्यालय की दिशा। ये देखिए, विकास से पोस्ट ऑफिस है विकास के घर से उत्तर दिशा में है, उत्तर और पश्चिम दिशा में है। ठीक है। उसी प्रकार खेल का मैदान विकास से उत्तर पूर्व की दिशा में है। ठीक है। दुकानें विकास के पश्चिम दिशा में है, विकास के घर के। ठीक है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों तथा कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा आरेखों का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये एक प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चित्रों की सहायता से अपनी मानचित्र से जानकारी प्राप्त करते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। देखिए, चित्र 4.3 देख लेते हैं एक बार। ये चित्र 4.3 है, इस प्रकार से दिखाए गए हैं। जिससे रेलवे लाइन यदि बड़ी लाइन है तो बड़ी लाइन के लिए जो चित्र है वो ये है। ठीक है। उसी प्रकार मीटर लाइन के लिए ये है, रेलवे स्टेशन के लिए ये है। ठीक है। इस प्रकार के ये स्टैंडर्ड हैं, कुछ स्टैंडर्ड रोड चिन्ह होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र कहते हैं। खाका, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे
मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र का उपयोग करते हैं, जिसे खाका कहते हैं। यह था पूरा चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। आपके डाउट है वो कमेंट के माध्यम से बताएं, और रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और ज़्यादा सुधार कर सकें।